मैं नारा लगवाऊंगा, जय जवान, आपने कहना जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सबसे पहले इस ऐतिहासिक चबूतरे को, जिस चबूतरे पे, जिस जगह पे हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, जहाँ पे बहुत से सामाजिक ऐसे फैसले हुए जो आज अपने आप में इतिहास बने हुए हैं, मैं उसको अपनी तरफ से नमन करता हूँ। यहाँ चबूतरे को नमन करता हूँ, मैं आज की इस किसान महापंचायत के अध्यक्ष मैन चौबीसी के खाप के प्रधान भाई तुलसी ग्रेवाल जी, खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी सुबेद सिंह समेण जी, सतरोड़ खाप के प्रधान सूबेदार इंद्र सिंह मौर्य जी, गठवाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक मलिक जी, यूपी से टीवी के चैनल पे किसान की आवाज को बुलंद करने वाले पुष्पेंद्र चौधरी जी, संयुक्त मोर्चा की 11 सदस्यीय टीम में राजेंद्र आर्य जी, धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, गुड़िया खाप के प्रधान भाई सुनील गुड़िया जी, सरोवा खाप के प्रधान श्री रणधीर सरोवा जी, दलाल खाप के प्रवक्ता कैप्टन मान सिंह दलाल जी, मंच पे बैठे हुए अलग अलग खापों से आए हुए सभी मेरे आदरणीय पूजनीय आज की इस किसानों की महापंचायत में आए हुए मैं और इसके आसपास के गांव के आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने भी साथी बोल करके गए, सब ने आपके सामने बड़े खुल करके इस बात का जिक्र किया कि आज देश किस हालात से गुजर रहा है। आज देश का अन्नदाता जो है पिछले 6 महीने से किस तरह से उस अन्नदाता को देश के अलग अलग हिस्सों पे बैठ करके आंदोलन करने पे मजबूर किया जा रहा है। और देश के अंदर इस कोरोना की जब महामारी थी, जब प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा था, किस तरह से प्रदेश की सरकार ने 9 बड़े घोटाले करके इस प्रदेश को लूटने का काम किया। इन सब बातों का जिक्र मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने किया। मुझे याद है जब कृषि के काले कानून बनाए गए थे और कानून भी इस ढंग से लेकर के आए थे, देश के अंदर कहीं कोई इमरजेंसी हो, देश में कहीं कोई हालात खराब हो जाए, उन हालात के अंदर देश में कहीं कोई भारी खतरा मंडराने लग जाए, उन हालात के अंदर
कैबिनेट की तरफ से राष्ट्रपति के नाम एक अध्यादेश लेकर के जाया जाता है और उस अध्यादेश के माध्यम से सरकार को शक्तियां मिल जाती है। हजारों लोग एक एक दिन में कोरोना की महामारी देश लॉकडाउन लगा करके जहां लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा किया, वहीं कैसे इस जमीन से किसान को बेदखल किया जाए, इसके लिए एक अध्यादेश लाने का काम किया। अध्यादेश जब आया था, जब उसको टेबल किया गया, जब पब्लिश किया गया, हमने सबसे पहले उसका विरोध करके और हरियाणा प्रदेश के जिला के हेडक्वार्टर के ऊपर जा करके डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने का काम किया था कि आप इन अध्यादेशों को वापिस लो। अगर ये अध्यादेश कानून का रूप ले लेंगे तो आने वाले समय में देश के अन्नदाता को कहीं अपनी जमीन बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने अन्नदाता की बात सुनने की बजाय लोकसभा राज्यसभा में इसको बिल पारित करवाया और राज्यसभा में तो बिना बहुमत के भी, बिना किसी चर्चा कराए जबरदस्ती इस कानून को पास करा करके देश के अन्नदाता को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया। साथ में जो पंजाब के साथी हरियाणा के बॉर्डर पे आए, जब उन्होंने हरियाणा की बैरिकेड्स को तोड़ने का काम किया, हरियाणा के हमारे किसानों ने उनके साथ खड़े होकर के जब उनकी मदद करी, तो मैंने सबसे पहले अपने साथियों की जिम्मेवारियां लगाई थी कि जो पंजाब से किसान हमारे बीच में चल करके आया, इसके सामने यहाँ किसी किस्म की दिक्कत और कठिनाई ना हो, इसके लिए पार्टी का झंडा बैनर लिए बिना एक वॉलंटियर के रूप के अंदर इन लोगों के बीच में इनकी सेवा करो और इस आंदोलन को मजबूत बनाने का काम करो। मैं अनेक बार टिकरी के बॉर्डर पे जाकर के आया, सिक्कू के बॉर्डर पे होकर के आया, गाजीपुर के बॉर्डर पे गया और मैं शाहजहांपुर और पलवल जाकर के आया था। हैरानी की बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें पहले बताया करते थे कि देश की आजादी के बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ तो कहते थे कभी अमृतसर जाओ तो बाघा का बॉर्डर देख करके आना। हमारे यहाँ बॉर्डर थे, चाइना के बॉर्डर थे, पाकिस्तान के, नेपाल के, भूटान के। लोग उन बॉर्डर्स को देखने जाते थे, उन बॉर्डर के दूसरी तरफ अपना कदम रख करके कहीं ये कहते थे कि आज मैं विदेश होकर के आया हूं। लेकिन आज हालात दूसरी तरह के इस देश के हैं। आज दुनिया का पूरा जो ये आपका प्रेस का आदमी है, मुझे याद है 26 जनवरी के दिन 200 से ज्यादा मुल्कों के लोग दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर पे निगाहें लगा करके बैठे थे। वो इसलिए आए थे कि जो किसान है, जो दिल्ली मार्च करने जा रहा है, किस तरह के हालात दिल्ली के होंगे, वो अपने कैमरे में कैद करके दुनिया को दिखाना चाहता था। बधाई देता हूं देश के उन अन्नदाताओं को, उन आंदोलनकारियों को, उस आंदोलन को चलाने वाले लोगों को कि जब दिल्ली के अंदर अपने ट्रैक्टर लेकर के लाखों की संख्या में लोग गए, कहीं कोई छोटा मोटा एक भी व्यक्ति ने उनके खिलाफ ये शिकायत नहीं दर्ज कराई कि
कि लाखों किसान आए थे, कहीं हमारा कोई छोटा मोटा नुकसान करके गए, बल्कि उन किसान साथियों ने दिल्ली में बैठे लोगों को एक मैसेज दिया कि सरकार जो है आज जानबूझ करके देश के अन्नदाता को भिखारी बनाना चाहती है और देश का अन्नदाता जो है इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। साथियों, जहां कोरोना की महामारी के दौरान इस किस्म के हालात इस देश में बन गए थे, जब सारी इंडस्ट्री बंद थी, सारे इंस्टीट्यूट बंद थे, जब स्कूल और कॉलेज बंद थे, गांव के अंदर छोटी मोटी दुकान नहीं थी, हर जगह ताले लगे हुए थे, यहाँ तक कि ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि गांव के बुजुर्ग आपस में बैठ करके जिस हुक्के से अपना टाइम पास करते थे, उस हुक्के का तंबाकू भी मिलना मुश्किल हो गया था। उन दिनों में सारे जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे, बारी बारी देश के प्रधानमंत्री से कहते थे कि हमारी आर्थिक कमजोरी आती जा रही है, हमारे प्रदेश में कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं बचा। उस वक्त में अगर इस देश को फिर से किसी ने आत्मनिर्भर बनाया, अगर फिर से इस देश को अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया, तो उस किसान ने जो 45 से 50 डिग्री की गर्मी में इस कोरोना की परवाह किए बिना अपने खेत में जाकर के अपनी फसल पका करके इस देश को फिर से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। हम तो देश का प्रधानमंत्री जब लॉकडाउन खत्म हुआ था तब ये कहता था कि आज अगर इस देश का अन्नदाता ना होता, आज अगर मेहनत कर किसान अपने खेत में जाकर के फसल तैयार ना करता, तो आज हमारे देश के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता। जिस किसान ने इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कोरोना की आड़ के अंदर तीन कृषि के ऐसे कानून बनाए कि उन कानूनों की वजह से आने वाले समय में हमें बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो कंपनी के मालिक अपनी मर्जी से हमें खाद और बीज देंगे, वो कंपनी के मालिक अपनी मर्जी से हमें अपना भाव देंगे, वो कंपनी के मालिक चाहेंगे तो हमारी फसल को लेंगे, नहीं चाहेंगे तो फसल को हमारे घर में छोड़ करके चले जाएंगे। हमारी जमीनों के ऊपर कल को लोन ले लिया जाएगा, हम अपनी जमीन को बचाने के लिए बैंकों के चक्कर लगाएंगे, कंपनी के मालिकों के पास जाएंगे। जब मालिक की तलाश करोगे, कोई इंग्लैंड में बैठा मिलेगा, कोई दुबई में बैठा मिलेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा मिलेगा। देश का प्रधानमंत्री कैसे अपने दो साथियों को इस देश का सारा धन उनकी जेब में डालने के लिए या इस देश की रेल को बेच दिया, हवाई मार्ग को बेच दिया, रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, ऑयल कंपनियों को बेच दिया। अब देश के प्रधानमंत्री की निगाह देश के अन्नदाता की उस जमीन पे है जिससे इस देश को आर्थिक मजबूती मिलती है। इसलिए साथियों, लगातार किसान साथी जो है, मेरे से पहले जैसे बताया गया, हमारी बहुत सारी माताएं और बहनें अपने 2-2 महीने के, 7-7, 6-6 महीने के बच्चों को लेकर के बैठ कर उस आंदोलन का हिस्सा बनी हुई है। वहीं हमारे बड़े बुजुर्ग जो 85-85 साल की उम्र में है, जो आज घर में होने चाहिए थे, वो अपना घर बार छोड़ करके आज उस आंदोलन का हिस्सा है। जिस किसान को आज अपने खेत पे होना चाहिए था, आज उसने अपना घर बार परिवार छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री को कैसे उसकी बात उसके कान तक जाए, कैसे उस प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आए कि आज अन्नदाता परेशान है। अगर इसको ज्यादा परेशान किया तो आने वाले समय में देश फिर कहीं बर्बादी के कगार की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन साथियों, देश का प्रधानमंत्री टस से बस नहीं हो रहा, उल्टा देश का प्रधानमंत्री किसान का मजाक उड़ा रहा है। बड़ी हैरानी की बात है, राज्यसभा में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर अपनी बात कह रहा था, हम ये मान के चलते थे कि राज्यसभा की शुरुआत जब होगी उससे पहले जहां शहीदों को श्रद्धांजलियां दी जाती है, चाहे वो देश के स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, चाहे वो देश के
लोकसभा में, विधानसभा में श्रद्धांजलि दे करके उस विधानसभा और लोकसभा को शुरू किया जाता है। मैं देख रहा था, मैं तो ये मान के चलता था कि देश का प्रधानमंत्री 200 से ज्यादा जो किसान आज इन बॉर्डर्स के ऊपर बैठ करके जिन्होंने शहादत देने का काम किया है, कहीं उनको श्रद्धांजलि देगा, उनको नमन करेगा। लेकिन साथियों, किसान को श्रद्धांजलि देना तो दूर की बात, कैसे किसान का मजाक उड़ाया जाए, इसके लिए जब अपना भाषण दे रहा था, जब अपनी बात राज्यसभा में कह रहा था, तो कह रहा था कि तो आंदोलनकारी जीवी है। कैसे किसान को जीवी कह करके, जिसने इस देश का पेट भरने का काम किया, जिसने इस देश को मजबूत बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री ने मजाक उड़ाने का काम किया। मैं आप लोगों से कहूंगा, जहां आपने 4 प्रस्ताव पास किए, ये भी प्रस्ताव पास करो आप कि देश के प्रधानमंत्री ने जो किसान को अपमानित करने का काम किया है, उसके लिए देश का प्रधानमंत्री देश के किसान से माफी मांगने का काम करे। जहां साथियों किसान का मजाक उड़ाया, शायद इस देश के प्रधानमंत्री को इतना ज्ञान नहीं, शायद इतनी बात की जानकारी नहीं। किसान जो है कभी किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। किसान केवल और केवल अपने खेत से मतलब रखता है। किसान की निगाह सिर्फ अपनी फसल पे होती है कि कैसे मैं इस फसल को अच्छी तरह से पकाऊं, कैसे बाजार में अच्छे भाव इसको बेच करके आऊं, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूं। देश का किसान ईमानदारी के साथ इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत करता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जहां देश के किसान का मजाक उड़ाया, जहां किसान को छेड़ने की कोशिश करी, शायद देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात का अंदाजा नहीं, किसान पहले किसी को छेड़ता नहीं, और किसान को कोई छेड़ता है तो फिर किसान उसको छोड़ता नहीं। इस देश की अहंकारी सरकार को शायद ये पता नहीं, आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी आज बहुमत के साथ कहीं इस तरह के फरमान जारी करती है, आने वाले समय में उनको विधानसभा और लोकसभा के दरवाजे देखने को भी नहीं मिलेंगे। साथियों, आप बहुत लंबे समय से बैठे हो, मन बहुत था आपके साथ बहुत सारी बातें करके जाऊं, लेकिन जो मान सम्मान आपने जो दिया, जो पगड़ी आपने पहनाई, मैं आपको एक ही विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इस पगड़ी को कभी किसी के पैरों में झुकने नहीं दूंगा। आपका दिया हुआ ये सम्मान जब तक मेरी रगों में खून रहेगा, आखिरी कतरा रहेगा, बैठो 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 बैठो, और बहुत बात करूंगा, जब तक मेरी रगों में खून का एक एक कतरा रहेगा, आपकी इस पगड़ी के सम्मान को हमेशा हमेशा के लिए बड़ा करने का काम करूंगा। कुछ लोग साथियों पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जब से मैंने रिजाइन किया, इस्तीफा दिया, कोई मुझे कहता है उंगली कटा करके शहीद होना चाहता है, कोई मुझे कहता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तीफा दिया है, कोई मेरे बारे में टिप्पणी करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की मदद हो इसके लिए इस्तीफा दिया है। मैंने इस्तीफा केवल इस बात के लिए दिया कि आज देश के किसान की अनदेखी हो रही है, आज देश के किसान की जमीन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निगाहें गड़ी हुई है। चौधरी देवीलाल ने ताउम्र अपनी जिंदगी में, चाहे वो देश की आज़ादी से पहले की लड़ाई थी, चाहे देश के आज़ादी के बाद का समय था, चाहे वो गरीब आदमी जो मुजारे के रूप में किसान के खेत में काम करता था, जो धनवान लोग उस गरीब आदमी का जब शोषण करते थे, चौधरी देवीलाल अपना घर परिवार छोड़ करके उस गरीब के साथ खड़ा होकर के उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करता था। जहाँ चौधरी देवीलाल ने, आपको याद होगा, आप लोगों ने चौधरी देवीलाल को यहाँ से ताज पहना करके देश के प्रधानमंत्री के पद तक जब पहुँचाया था। वीपी सिंह हमारे देश के जब प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह एक कानून लेकर के आना चाहते थे, किसान का सीलिंग का नया एक्ट बनाना चाहते थे। चौधरी देवीलाल उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर थे। जब कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया, चौधरी देवीलाल ने उसी वक्त न केवल उसका विरोध किया, बल्कि प्रधानमंत्री
मंत्री का पद छोड़ करके किसान के बीच में आकर के खड़ा हो गया और वीपी सिंह से कह दिया कि अगर तू किसान की अनदेखी करेगा, जैसे मोरारजी भाई देसाई ने चौधरी चरण सिंह की अनदेखी करी थी, चौधरी चरण सिंह की अनदेखी का नतीजा ये निकला कि मोरारजी भाई को देश के प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। उसी तरह वीपी सिंह से भी चौधरी देवीलाल ने कहा था कि अगर आप इस तरह के फैसले लोगे तो फिर आपके लिए भी हमें आपके खिलाफ भी खड़े होकर के आपको भी पद से बेदखल करना होगा, और उनको पद से हटा करके और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उन काले कानून को उस वक्त छुपाने का काम किया। आज जब मैं विधानसभा में था, विधानसभा का सेशन चल रहा था, आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, आपने देखा होगा टेलीफोन के ऊपर, जब एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया जिसमें लिखा हुआ था कि हम तीनों कृषि के कानूनों को सहमति के साथ इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। उस वक्त साथियों 40 मिनट तक किसान की लड़ाई विधानसभा में खड़े होकर के जहाँ लड़ने का काम किया, वहीं प्रदेश की सरकार को इस तरह से जो सरकार कहीं ये कानून लागू करना चाहती थी उसके सामने इस तरह से किसान की पैरवी की कि जिससे सरकार को मजबूर होकर के उस दिन उस प्रस्ताव को रोकना पड़ा। जहाँ उस प्रस्ताव को रुकवाया उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा जिसमें कृषि के ऐसे काले कानून ला करके प्रदेश के लोगों के ऊपर थोपे जाए। मैंने उसी दिन ये तय कर दिया था कि 26 जनवरी तक अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए तो 27 तारीख को अपना इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन हैरानी की बात है, जो मेरे बारे में ये कहते हैं कि उंगली कटा करके शहीद होना चाहता है, जो मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं कहीं बीजेपी की मदद कर रहा हूँ, जो मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं कहीं राजनीतिक नोटंकी कर रहा हूँ, मैं उन साथियों से बताना चाहूंगा कि अगर आप किसान के सच्चे ही देशी है, अगर आप चाहते हो कि इस किसान के साथ न्याय हो, तो फिर जो बातें आपने किसानों के बीच में जाकर के कहीं टोल पे खड़े होकर के कही थी, कहीं किसानों के आंदोलन कर रहे धरने पे बैठे लोगों के बीच में जाकर के कहा था कि हम किसान के साथ हैं, हम राजनीतिक रूप से चाहे सरकार के साथ है, लेकिन जब किसान की लड़ाई की बात आएगी हम अपने इस्तीफे दे करके आपके बीच में आ जाएंगे। आज मैं उन साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर वो सही मायने में किसान के हितैषी हैं तो आज उनको भी इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में आकर के खड़े होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर वो लोग इस्तीफा दे करके आपके बीच में आएंगे तो मैं आपसे एक बात आज इस भरी सभा में कह रहा हूँ कि मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो उनका स्वागत करने का काम करूंगा, जो उनको फूलमालाएं पहनाने का काम करूंगा। मैं राजनीति नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि आप जो निर्णय लेंगे आपके साथ खड़ा होकर के लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। मैं एक बार फिर आयोजकों का खास रूप से मैं खास तौर पे पंचायत ने जो महापंचायत करके ओबीसी के लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको एक विश्वास दिलाता हूँ साथियों, आपकी इस लड़ाई में इस्तीफा मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। इस्तीफा मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता। अगर कहीं जरूरत पड़ी मेरी, अगर मुझे कहीं कोई आदेश मिला तो उसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े, मैं 1 मिनट की देरी किए बिना अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करूंगा।